हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में बाज़ार के विभिन्न रूप डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, विभिन्न पदार्थों के मूल्य तथा उत्पादन का निर्धारण बाज़ार ढांचे यानी मार्केट स्ट्रक्चर के उस रूप पर निर्भर करता है जिसमें वे उत्पादित किए जाते हैं, बेचे जाते हैं तथा खरीदे जाते हैं। अर्थशास्त्र में विनिमय तथा कीमत निर्धारण के क्षेत्र में बाजार शब्द तथा बाजार की विभिन्न स्थितियों में कीमत निर्धारण आर्थिक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण भाग है। हम साधारण बोलचाल की भाषा में विद्यार्थियों बाजार का अर्थ उस स्थान विशेष से लगाते हैं जहां किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता एकत्र होकर उस वस्तु का क्रय और विक्रय करते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ व्यापक लगाया जाता है। अर्थशास्त्र में बाजार का अभिप्राय उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां उस वस्तु विशेष के क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच प्रतियोगितापूर्ण संपर्क हो और जिसके कारण उस क्षेत्र विशेष में या उस क्षेत्र में उस वस्तु के मूल्य लगभग समान होने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थशास्त्र में हम बाजार के लिए किसी स्थान विशेष के बजाय हम एक क्षेत्र की बात करते हैं जिसमें किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता निकट संपर्क में होते हैं और यह संपर्क और स्पर्धा टेलीफोन के माध्यम से हो सकती है, संचार के साधनों इंटरनेट के माध्यम से हो सकती है। तो बाजार को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि बाजार एक क्षेत्र है जहां क्रेता और विक्रेता एक निश्चित वस्तु के विनिमय का कार्य संपन्न करते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि क्रेता तथा विक्रेता परस्पर संपर्क बनाए रखें तथा संपूर्ण बाजार में कोई सार्थक लेन देन कर सकें। यह परिभाषा लिप्से एवं क्रिस्टल के द्वारा दी गई है, जिसका मतलब है हमारा बाजार से जो तात्पर्य है वह किसी स्थान से न होकर क्षेत्र से होता है और इसमें वस्तु के विनिमय की बात की जाती है और क्रेता और विक्रेता परस्पर संपर्क बनाए रखते हैं और बाजार में वस्तु का सार्थक लेन देन करते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार बाजार उस समस्त क्षेत्र का द्योतक है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच में स्वतंत्र एवं प्रतियोगितापूर्ण संबंध होता है, जिससे उस वस्तु के मूल्य उस क्षेत्र में शीघ्रता से एक होने की प्रवृत्ति रखते हैं। विद्यार्थियों, जो बाजार है वह उसका जो आकार है वह कई बातों पर निर्भर करता है। यानी बाजार को प्रभावित करने वाले हम तत्वों की बात करें तो हम उनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, क्योंकि जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनके जो बाजार हैं किसी वस्तु का बाजार विस्तृत होता है, किसी वस्तु का बाजार संकुचित होता है, किसी वस्तु का बाजार अंतर्राष्ट्रीय होता है, किसी वस्तु का बाजार स्थानीय हो सकता है। तो बाजार को प्रभावित करने वाले तत्वों को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला है वस्तु की प्रकृति, यानी बाजार को प्रभावित करने में वस्तु की प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है। यानी वस्तु के जो गुण और विशेषताएं हैं वो बाजार को प्रभावित करती हैं। तो इसमें हम ले सकते हैं कि मांग का स्वरूप किस प्रकार का है। यदि किसी वस्तु की देश विदेश में मांग है तो उसका बाजार विस्तृत होता है और
कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग स्थानीय होती है, जैसे राजस्थानी पगड़ी हम ले सकते हैं, जिसकी मांग राजस्थान में की जाती है। और वस्तुएं टिकाऊ और शीघ्र नाशी, ये भी बाजार के आकार को निर्धारित करता है कि जो वस्तुएं टिकाऊ हैं उनका बाजार विस्तृत होने की संभावना होती है, और जो वस्तुएं शीघ्र नष्ट होने वाली होती हैं, जैसे साग सब्जी फल दूध, तो उनका बाजार प्रायः स्थानीय या छोटा होता है। हालांकि आजकल यातायात के साधनों के विकास से और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था से और रेफ्रिजरेशन के कारण जो फल दूध वगैरह जो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं उनका भी बाजार विस्तृत हो रहा है। इसके अलावा वस्तुओं की वहनीयता भी बाजार के आकार को प्रभावित करती है। भारी वस्तुएं और कम मूल्य वाली जो वस्तुएं होती हैं, जैसे मिट्टी है, चूना है, साधारण पत्थर है, उनका जो बाजार है वह संकुचित होता है, स्थानीय होता है, और जो वस्तुएं लाने ले जाने में आसान होती हैं और अधिक मूल्य वाली वस्तुएं होती हैं उनका बाजार अपेक्षाकृत विस्तृत होता है। इसके अलावा ग्रेडिंग तथा प्रमापीकरण भी बाजार के आकार को निर्धारित करता है। यानी जब वस्तुएं स्टैंडर्ड होती हैं और जो प्रमापीकृत होती हैं, उनको हम सुनिश्चित श्रेणियों में बांटकर उन वस्तुओं के आकार और किस्म को निर्धारित कर सकते हैं, तो उनका जो बाजार है वह विस्तृत होने की संभावना होती है। और जिन वस्तुओं की पूर्ति प्रायः स्थायी पूर्ति होती है, पर्याप्त पूर्ति होती है, तो उनका बाजार अंतर्राष्ट्रीय और व्यापक होते हैं। जैसे गेहूं है, कच्चा लोहा है, पेट्रोल है, सोना चांदी है। तो इस प्रकार वस्तु के गुण और विशेषताएं उस वस्तु के बाजार के आकार को निर्धारित करती हैं। इसके अलावा हम कुछ आंतरिक और बाह्य तत्व भी ले सकते हैं जो किसी वस्तु के बाजार को प्रभावित करते हैं। यदि परिवहन और संचार के साधनों का विकास होता है, बैंकिंग बीमा इत्यादि का तीव्र गति से विकास होता है, राजनीतिक स्थिरता और शांति है, व्यापार की वैज्ञानिक विधियों का यदि प्रयोग किया जाता है, तो उस वस्तु का जो बाजार है वह विस्तृत होता है। इसी प्रकार यदि सरकार है वह कर छूट के माध्यम से किसी वस्तु के व्यापार को प्रोत्साहन देती है, मुक्त व्यापार नीति अपनाती है, सब्सिडी देती है और अन्य इंसेंटिव्स देती है, तो उस वस्तु का बाजार विस्तृत होता है। और यदि स्वतंत्र व्यापार नीति अपनाई जाती है विभिन्न देशों के बीच में, तो भी व्यापार बढ़ता है और वस्तु का बाजार विस्तृत होता है। लेकिन यदि विश्व में संरक्षणवाद अपनाया जाता है, जो आयात शुल्क लगाए जाते हैं, आयातों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उस वस्तु का जो बाजार है वह संकुचित होगा। तो इस प्रकार ये विभिन्न तत्व हैं जो किसी वस्तु के बाजार को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स, यानी बाजारों का वर्गीकरण। हम बाजारों को अनेक आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले हम लें क्षेत्र के अनुसार। क्षेत्र के अनुसार जो बाजार है वह स्थानीय बाजार हो सकता है, लोकल मार्केट हो सकता है, रीजनल मार्केट हो सकता है, प्रादेशिक बाजार हो सकता है, राष्ट्रीय बाजार हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो सकता है। प्रायः शीघ्र नष्ट होने वाली भारी और कम मूल्य वाली वस्तुओं का बाजार प्रायः स्थानीय होता है, जैसे साग सब्जी है, चूना पत्थर है, ईंट है, इस तरह की जो वस्तुएं हैं उनका बाजार स्थानीय होता है। और किसी वस्तु का बाजार रीजनल भी हो सकता है, जैसे राजस्थानी पोशाक है, साफा चुनरी है, ये जो इन वस्तुओं की मांग है वो केवल राजस्थान में होती है, तो वह इन वस्तुओं का बाजार रीजनल मार्केट हो सकता है।
और कुछ वस्तुओं का बाजार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, जैसे गेहूं, चावल, सोना, चांदी, स्टील, पेट्रोल, ये जो वस्तुएं हैं ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रय विक्रय की जाने वाली वस्तुएं हैं। इस प्रकार क्षेत्र के अनुसार बाजारों का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। बाजारों के वर्गीकरण का दूसरा आधार है समय के अनुसार। समयानुसार हम जो बाजार है उनको अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार, अति दीर्घकालीन बाजार में विभाजित कर सकते हैं। विद्यार्थियों, जो अति अल्पकालीन बाजार है उसमें वस्तु की पूर्ति को बिल्कुल घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, पूर्ति स्थिर रहती है चाहे मांग कम या ज़्यादा हो। तो ऐसी स्थिति वाले बाजार को अल्पकालीन बाजार कहते हैं। प्रायः शीघ्र नष्ट होने वाली जो दैनिक वस्तुएं होती हैं वो अल्पकालीन बाजार होता है उनका, अति अल्पकालीन बाजार होता है उनका। और अल्पकालीन बाजार में वस्तु की पूर्ति को मांग के अनुसार कुछ सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। परिवर्तन संभव होता है जब मांग में कमी या वृद्धि होती है। तो वर्तमान संसाधनों का प्रयोग करके, यानी जो प्लांट साइज है उसका अनुकूलतम उपयोग करके, अधिकतम उपयोग करके मांग बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। और जो दीर्घकालीन बाजार है उसमें मांग के अनुसार पूर्ति को एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि दीर्घकाल हम जानते हैं कि उसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो दीर्घकालीन बाजार में मांग के अनुसार पूर्ति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और अति दीर्घकालीन बाजार में, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट में, ना केवल पूर्ति में परिवर्तन किया जा सकता है बल्कि मांग पक्ष में भी परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे जनसंख्या की वृद्धि होने पर, रुचि, फैशन इत्यादि में परिवर्तन होने पर जो मांग में परिवर्तन हो जाता है। और इसके अलावा तकनीक में भी परिवर्तन होने से वस्तुओं की पूर्ति में भी परिवर्तन हो जाता है। पूर्ति पक्ष में यदि हम देखें तो नए प्रोडक्ट्स, नई उत्पादन विधियां, नई खोजें हो सकती हैं। तो अति दीर्घकालीन बाजार में मांग और पूर्ति में पूर्णतया सामंजस्य, समन्वय संभव होता है। अगला वर्गीकरण का आधार है कार्य अनुसार वर्गीकरण। कार्य अनुसार वर्गीकरण में जो बाजार हैं उनको हम सामान्य या मिश्रित बाजार, जिसमें एक ही बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुएं बेची जाती हैं। विशिष्ट बाजार, जैसे किसी खास वस्तु के लिए खास बाजार है, जैसे कपड़ा मार्केट या धान मंडी, किराना बाजार, इस तरह से। अगला जो इसका वर्गीकरण है वह है नमूने के द्वारा बिक्री, जिसमें जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, विक्रय प्रतिनिधि होते हैं, वह अपने साथ नमूने के पैकेट लेकर घर घर घूमकर या जगह जगह घूमकर वस्तुओं का विक्रय कर सकते हैं। और अगला जो इसका जो प्रकार है वह है श्रेणीकरण द्वारा बिक्री, यानी बहुत सी वस्तुओं का श्रेणीकरण और प्रमाणीकरण कर दिया जाता है और व्यापारी वर्ग उस वस्तु की किस्म का ज्ञान केवल उसकी ग्रेड या जो उसकी श्रेणी है उसके आधार पर क्रय विक्रय करते हैं। इसके अलावा हम बाजारों को वस्तु बाजार, साधन बाजार में भी बांट सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और बुलियन मार्केट में भी हम विभाजित कर सकते हैं। वस्तु बाजार यानी जो प्रोडक्ट मार्केट है उसमें वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। साधन बाजार में उत्पादन के साधन, श्रम, पूंजी इत्यादि का लेन देन होता है। और हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में साधन बाजार में उत्पादन के साधनों की कीमत के निर्धारण का अध्ययन करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में शेयर्स, डिवेंचर्स इत्यादि का क्रय विक्रय होता है। और धातु बाजार में, बुलियन मार्केट में सोने चांदी का क्रय
विक्रय होता है। तो इस प्रकार हम बाजारों का वर्गीकरण का एक आधार यह भी अपना सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों, बाजारों को हम स्वतंत्र बाजार और नियंत्रित बाजार, फ्री मार्केट एंड कंट्रोल्ड मार्केट में भी विभाजित कर सकते हैं। स्वतंत्र बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति के आधार पर कीमत का निर्धारण होता है, और जो नियंत्रित बाजार हैं उसमें मांग पूर्ति की शक्तियों के संचालन में सरकार किसी न किसी प्रकार से हस्तक्षेप करती है, जैसे उत्पादकों को लाइसेंस देना, माल के वितरण या मूल्यों पर नियंत्रण लगाना, जिससे क्रेता और विक्रेताओं की स्वतंत्रता पर अंकुश लग जाता है। तो जो नियोजित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनमें प्रायः नियंत्रित बाजार होते हैं, और सरकार कई प्रकार के नियंत्रणों का प्रयोग करके उत्पादन, वितरण और जो मूल्य निर्धारण है उनको प्रभावित करती है, और सामाजिक हित में इनको प्रभावित किया जाता है। इसके अलावा जो बाजारों के वर्गीकरण का जो महत्वपूर्ण आधार है वह है प्रतियोगिता के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण। प्रतियोगिता के आधार पर बाजारों के वर्गीकरण को विद्यार्थी हम दो तरीके से देख सकते हैं, विक्रेता पक्ष की ओर से और क्रेता पक्ष की ओर से। विक्रेता पक्ष की ओर से जो बाजार हैं हम उनको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार में बांटते हैं। जो ब्रॉड कैटेगरी है उनको हम तीन रूप में लेते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार। विद्यार्थियों, जो प्रतियोगिता के आधार पर हम जो बाजारों का वर्गीकरण करते हैं उनमें वर्गीकरण का जो आधार है वह मुख्य रूप से यह होता है कि बाजार में फर्मों की संख्या कितनी है, पदार्थ समरूप हैं, होमोजीनियस हैं, अथवा पदार्थ विभेदीकृत हैं, यानी उनमें अंतर है, विभिन्न फर्मों के द्वारा उत्पादित जो पदार्थ हैं उनमें अंतर है। इसके अलावा जो फर्म है उसका वस्तु की कीमत पर नियंत्रण कितना है, और बाजार में फर्म का प्रवेश और निकास स्वतंत्र है या नहीं। बाजार में जो फर्म है वह आसानी से प्रवेश कर सकती है और आसानी से मार्केट या बाजार को छोड़ सकती है या नहीं। इन आधारों पर हम बाजारों को पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार के अंतर्गत विभाजित करते हैं, और बाजारों के विभाजन का, वर्गीकरण का यह सर्वाधिक लोकप्रिय और उपयोगी है बाजारों के वर्गीकरण के लिए। और हम जब कीमत निर्धारण का अध्ययन करेंगे तो हम इस आधार पर कीमत निर्धारण करेंगे, उत्पादन और कीमत का निर्धारण, कि बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार है या एकाधिकार बाजार है। विद्यार्थियों, बाजार के इन रूपों का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार बाजार दो चरम सीमाएं हैं, और उन दोनों के बीच की स्थिति में अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हम बहुत सरल शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और कोई भी फर्म कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। सभी फर्म समरूप वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और बाजार में फर्मों का प्रवेश और निकास दोनों स्वतंत्र होता है, और प्रायः फर्मों को सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। जबकि एकाधिकार में किसी वस्तु का अकेला एक ही विक्रेता होता है और उसका वस्तु की पूर्ति पर, कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। और जो अपूर्ण प्रतियोगिता है उसमें हम अल्पाधिकार, द्वयाधिकार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, इन तीन रूपों का अध्ययन करेंगे।
ओलिगोपोली, डिओपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हम इन सभी बाजार स्थितियों का डिटेल में अध्ययन करेंगे और अपूर्ण प्रतियोगिता में जो तीनों ये रूप हैं उनमें अंतर ये है कि जहाँ डिओपोली में या द्विअधिकार में केवल 2 ही फर्म होती हैं, अल्पाधिकार में थोड़ी फर्में होती हैं और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में बहुत सारी फर्म आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही होती हैं। इसके अलावा हम बाजारों का जो वर्गीकरण है वह क्रेता पक्ष की ओर से भी कर सकते हैं। क्रेता पक्ष की ओर से बाजारों का वर्गीकरण क्रेता एकाधिकार, जिसको हम मोनोप्सोनी बोलते हैं, जिसमें किसी वस्तु जिसमें जो क्रेताधिकार की जो दशा है उसमें कोई एक उत्पादक ही वस्तु, सेवा या साधन का अकेला खरीदार होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी स्थान पर यदि एक खान मालिक है जो कि श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है तो वहाँ पर क्रेता एक अधिकार की स्थिति होगी। और क्रेता अल्पाधिकार के अंतर्गत थोड़े से जो उत्पादक होते हैं वह साधनों का या वस्तुओं का क्रय करते हैं। और जो द्विपक्षीय एकाधिकार होता है उसके अंतर्गत एक विक्रेता और एक क्रेता, यानी यहाँ पर क्रेता भी एक ही है और विक्रेता भी एक ही है, यानी दोनों पक्षों की तरफ से एकाधिकार है। द्विपक्षीय एकाधिकार जिसको हम बोलते हैं बाइलेटरल मोनोपोली। बाइलेटरल मोनोपोली का उदाहरण ये ले सकते हैं कि जैसे मालिकों का संगठन है और मजदूरों का संगठन है और वह जो मजदूरी के बारे में नेगोशिएशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो किसी एक जगह पर या एक स्थान पर केवल एक मालिक है जो रोजगार प्रदान कर रहा है और जो श्रमिकों की पूर्ति है उसके लिए मजदूर संगठन है। तो यहाँ पर द्विपक्षीय एकाधिकार की स्थिति होगी जो कि व्यवहार में बहुत कम पाई जाती है। हालांकि इसका हम अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन करते हैं क्योंकि मजदूरी के निर्धारण में मूल भाव की जो शक्ति है वह मजदूर संगठन और जो मालिक है उनके मूल भाव की शक्ति पर मजदूरी का निर्धारण निर्भर करता है। हम आगे चल के मजदूरी निर्धारण देखेंगे, तब देखेंगे इसको। तो इस प्रकार जो बाजार हैं उनको हम विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। विद्यार्थियों, हम आगे के वीडियोज में जो पूर्ण प्रतियोगिता है, अपूर्ण प्रतियोगिता है, एकाधिकार है, इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। मैं समझती हूँ कि आपको जो बाजारों का वर्गीकरण है वह उसकी जो रूपरेखा है वह समझ में आ गई होगी। विभिन्न बाजार स्थितियों का हम डिटेल में अध्ययन आगे के वीडियोज में करेंगे और इन बाजार स्थितियों में पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में हम उत्पादन और कीमत के निर्धारण का भी अध्ययन करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।